नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं अपने YouTube चैनल पर संविधान का जो एक भाग 3 हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। संविधान के भाग 3 का आधा पार्ट हमने कवर किया था, जो कि था मूल अधिकार से संबंधित। तो उसमें मूल अधिकार को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो था जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, तो महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हमने चर्चा कर दी थी। और आज हम लोग जो है मूल अधिकार के जो 6 मूल अधिकार थे उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं क्या है मूल अधिकार। मूल अधिकार में हमने कितने मूल अधिकार बताए थे? वर्तमान में 6 हैं। एक है समता का अधिकार, समता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से 14 से 18 तक। समता के बाद में है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये कब से कब तक है? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। फिर है अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी अधिकार। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 29, 30 में है। और संवैधानिक उपचार, ये है अनुच्छेद 32 में। तो ये 6 मूल अधिकार जो है दिए गए हैं संविधान के द्वारा। तो हम बारी बारी लेकर के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे समता का अधिकार। लेकिन समता का अधिकार पढ़ने से पहले चूंकि जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और जबकि जो समता का अधिकार वो 14 से 18 तक ही है। तो 12, 13 में हम देख लेते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा उल्लिखित की गई है। और जो अनुच्छेद 13 है वो उसमें कहा गया है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को छीनती हो या उनके प्रभाव को कम करती हो। लेकिन अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है तो न्यायालय उस विधि या उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है। तो सरकार मूल अधिकार के विरुद्ध, मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई विधि नहीं
बनाएगी, यदि बनाती है तो वो उस हद तक शून्य होगी जिस हद तक वो मूल अधिकारों का जो है प्रभाव कम कर रही होगी। तो अब हम पहला देखते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार ये पहला है, समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, तो ये है आर्टिकल 14 से 18 तक। तो हम देख लेते हैं इसमें जो पहला है हमारा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण का मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को किसी दंड के लिए जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं वो भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं। वो जो नियम होंगे वो किसी भी व्यक्ति के विशेष के लिए भेदभाव का काम नहीं करेंगे। विधि के समक्ष समान संरक्षण का मतलब यही है कि चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो किसी आपराधिक कार्य को करता है, उस अपराध के लिए जो उसे दंड का प्रावधान किया गया है वो सबके ऊपर समान रूप से लागू होगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद में किसे हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, अगर वो अपने पदावधि के दौरान कोई अवैधानिक कार्य करता है तो वो अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जब वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा तभी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा जो है, जो अपवाद के अंतर्गत देखते हैं तो जो विदेशों से भारत में रहने वाले राजदूत हैं उनके ऊपर भी जो है जो नियम कानून लागू होंगे वो भारत के कानून नहीं लागू होंगे, बल्कि वो जिस देश से संबंध रखते हैं उस देश के नियम और कानून लागू होंगे। मतलब इसका ये है कि अगर कोई विदेशी राजदूत कोई आपराधिक कार्य करता है तो उसको भारतीय संविधान के अनुसार या भारतीय कानून पद्धति के अनुसार उसे दंड नहीं दिया जा सकता। उसे दंड किसके आधार पर दिया जाएगा, उस देश में उस दंड के लिए जो सजा का प्रावधान किया गया होगा उसके तहत वह दोषी माना जाएगा और वो उसी सजा से जो है वही सजा उसे दी जाएगी। तो ये इसमें अपवाद स्वरूप राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो विदेशी राजनयिक होते हैं वो जो है इससे छूट प्राप्त हुई है इनको। तो ये अपवाद है इसके। अनुच्छेद अगर हम पहले दूसरा देखें, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 15 में है राज्य धर्म जाति लिंग स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मतलब जो भी राज्य कानून नियम जो भी बनाएगा, जो भी योजनाएं लाया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, वो किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वो चाहे वो धर्म को लेकर आधार हो, चाहे जाति लिंग स्थान, इन पॉइंटों को लेकर के कोई विभेद नहीं किया जाएगा। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास वो पहुंचाया जाएगा। अगर हम देखें तीसरा जो है अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में क्या मतलब है कि जब स्कूलों में एडमिशन लेना हो या नौकरियों में अगर फॉर्म भरना हो तो उनमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन अपवाद के स्वरूप में 1980 के दशक में जो है मंडल आयोग गठित हुआ था, उसमें
ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। साथ ही हमारे संविधान में SC ST को भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ अपवाद भी हैं इसके, लेकिन हमें याद रखना है कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 16 से संबंधित है। अगर हम चौथा देखें अनुच्छेद 17 में क्या वर्णित है, छूत का अंत, छूत का अंत या अस्पृश्यता उन्मूलन। तो ये लाया कब गया था, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। तो अगर हम अगला देखें, यानी जो पांचवा है वो क्या है हमारा, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद जो है वो 17 हो गया, ये 18 होगा। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत से क्या तात्पर्य है कि जैसे ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स जो है कुछ खास व्यक्तियों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ खास प्रकार की उपाधि दे देते थे। तो उनका जब भारत आज़ाद हुआ तो उन उपाधियों को अनुच्छेद 18 के तहत समाप्त कर दिया गया। यानी कोई भी भारतीय नागरिक कोई विशेष उपाधि अपने नाम के पीछे नहीं लगा सकता है, वो सारी उपाधियां समाप्त कर दी गई। तो ये उपाधियों का अंत किस के अंतर्गत है, तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ समता का अधिकार। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया, आर्टिकल 19। तो 19 को कई भागों में पढ़ा जाता है। 19(1) का 19(1) का में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता। फिर एक 19(1) खा। 19(1) खा में क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। 19(1) गा में क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। 19(1) घ में विचरण या भारत में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता है। भारत के अंदर कहीं भी आप जो है घूम सकते हैं, आपको वीजा की जरूरत नहीं है। तो ये हमें जो अधिकार दिया गया वो अनुच्छेद 19(1) घ के तहत जो है प्राप्त हुआ है। और 19(1) घ के तहत हमें क्या दिया गया है, तो विचरण करने की
घूमने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 19(1) अंगा क्या है? कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, मतलब भारत के क्षेत्र में कहीं भी आप जाकर के निवास कर सकते हैं। विचरण हो गया, निवास हो गया। अब हमें देखना है 19(4) व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में हम स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं। ये हमें कहाँ दिया गया है? ये 19(1) में दिया गया है। और 19(6) में क्या है? संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, माफ करिएगा ये दोस्तों गलत हुआ है, ये 19(6) में है और ये 19(4) में है, थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो 19(1) का में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। लेकिन आपको बोलने की आज़ादी उतनी ही है कि अगले की स्वतंत्रता का हनन ना हो। आप जो है सम्मानजनक शब्द का प्रयोग ही कर सकते हैं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिससे अगले की स्वतंत्रता बाधित होती हो। 19(1) में क्या कहा गया? सभा करने की स्वतंत्रता। आपको सभा करने की स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन आप ऐसी सभा नहीं करेंगे जिससे देश में शांति जो है भंग हो। अगर शांति भंग होती है तो आपको आपकी ये स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप देश के विरुद्ध जो है कोई ऐसा संगठन नहीं खड़ा करेंगे जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हों। तो कुछ इसमें बाध्यताएं भी लागू की गई हैं। स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन जो है अगर आपको इन स्वतंत्रताओं के कारण देश में अगर कोई असद्भावना की स्थिति उत्पन्न होती है या विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है तो आपकी ये स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। तो इस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं आगे इसके तहत, ये आपका हो ही गया है। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 22 को देख लेते हैं। सॉरी, अनुच्छेद 22 का 19 तो हुआ है, 19 के बाद में 20 को हमें देखना है। अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार, दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी स्वयं कोई भी व्यक्ति स्वयं को दोष सिद्ध नहीं करेगा। ये अधिकार जो है दिया गया, यानी जो पुलिस है या कोई भी कानूनी संस्था है वो आपको स्वयं दोष के लिए, दोष को अप्रूव करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है जब तक आप स्वयं न साबित करना चाह रहे हो। तो दोष सिद्धि के विरुद्ध ये अधिकार हमें कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 20 में है। एक है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इस पार्ट में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाले पार्ट में कई चीजें जोड़ी गई हैं। इसमें हमें जीवन जीने का अधिकार है, एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ जल पाने का अधिकार है, स्वच्छ वायु पाने का अधिकार है और सोने का अधिकार है। तो इसमें ढेर सारी कैटेगराइज किया गया है इनमें, लेकिन साधारण रूप से हम ये जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के नाम से इसे जानते हैं। और एक जो है इसी में आर्टिकल 21
एक का जोड़ा गया, कब? तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या जोड़ा गया कि जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। यानी राज्य जो है क्या करेगी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। किसमें? अनुच्छेद 21 का में। ये पहले अनुच्छेद 45 के अंतर्गत डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग था, लेकिन इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में निकाल करके मूल अधिकार का भाग बना दिया गया। एक है अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में क्या? गिरफ्तारी से संरक्षण। तो गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी काम कर लेंगे और आप गिरफ्तार नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि गिरफ्तारी भी दो प्रकार की होती है, एक साधारण गिरफ्तारी, एक होती है निवारक निरोध गिरफ्तारी। लेकिन जब साधारण गिरफ्तारी के बारे में ही ये अनुच्छेद 22 बताया गया है कि जब साधारण गिरफ्तारी होती है तो उसके तहत आपको कुछ अधिकार दिया गया है कि आपको अगर पुलिस अधिकार कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, तो आपको जानने का अधिकार होगा। यानी आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है ये बात आपको बताना पड़ेगा पुलिस को। यानी वारंट जो आपके नाम के खिलाफ इशू किया गया है उसको जानने का अधिकार होगा। साथ ही जब आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, इसमें है वारंट देखने का अधिकार, और 24 घंटे के अंदर किसी न्यायालय में पुलिस को आपको उपस्थित करना होगा। और तीसरा क्या है? मनपसंद वकील चुनने का अधिकार दिया गया। किसके तहत? गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए। लेकिन एक होती है निवारक निरोध गिरफ्तारी। ये सामान्य के लिए है, ये अगर सामान्य गिरफ्तारी होती तब। और निवारक निरोध गिरफ्तारी के लिए होता है कि पुलिस अगर आपको पकड़ कर ले जाएगी तो आपको ये जानने का अधिकार नहीं है कि जो है आपको किस लिए जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। और साथ ही पुलिस आपको 3 माह तक पकड़कर रख सकती है। यदि 3 माह के भीतर 3 सदस्यीय न्यायाधीशों की समिति द्वारा अगर ये बोल दिया जाता है कि इस व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए जो है गिरफ्तार रखा जाए, तभी ये पॉसिबल होगा। अच्छा, निवारक निरोध गिरफ्तारी होती कब है? तो निवारक निरोध गिरफ्तारी जो है ये पुलिस को अगर इस बात का आभास हो जाए कि आपके द्वारा समाज में शांति भंग की जा सकती है, या आप कुछ असामाजिक तत्वों के साथ में जुड़े हैं, या फ्यूचर में कोई बड़ी दुर्घटना कर सकते हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुंचेगा। अगर पुलिस को मात्र ये संदेश हो जाता है तो वो आपको निवारक निरोध गिरफ्तारी के तहत आपको गिरफ्तार कर सकती है। और आप कब तक गिरफ्तार रहेंगे? तो 3 माह तक गिरफ्तार रह सकते हैं। और ऊपर ये वारंट देखने का, 24 घंटे में न्यायालय में जाने का और मनपसंद वकील करने का अधिकार भी आपको नहीं प्राप्त होगा। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि 3 माह तक आपको पुलिस जो है अच्छे से सेवा कर सकती है। ये जो है प्रावधान किया गया अनुच्छेद 22 में। तो हम लोगों ने यहाँ देखा समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अब अगले पार्ट में हम लेकर के हाजिर होंगे जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी अधिकार और
संवैधानिक अधिकार। ये 4 अधिकार हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आज ही पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ। और जैसा होगा आप लोग सुझाव दीजिएगा कि आप लोग जो है आगे से बड़ी वीडियो बनाएं या इतनी बड़ी वीडियो जो है आप लोगों के लिए सही है। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद।